नमस्कार साथियों। मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी आपका 1098 इंग्लिश सेक्शन का। देखो, इसके क्वेश्चंस को समझो एक बार ध्यान से, और करेक्शन को हैंड टू हैंड। अच्छा, कॉपी लेके बैठा करो यार आप लोग। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जो भी कंटेंट हो उस पर कॉपी जरूर ले। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए अपने। सेंटेंस को समझो, जो भी टफ लगे उसको अपना कॉपी कर लिया करो। क्या कह रहा है? स्पीच एक ऐसा भाषण, ऐसी बातें जो किसी एक्टर के द्वारा कही जाती हैं एट द एंड ऑफ ए प्ले। किसी भी प्ले के अंत में जो एक्टर के द्वारा बातें की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? देखो, प्रोलोग जो होता है ये होता है, प्रो मीन्स पूर्व, ये ध्यान रखना। ये पूर्व बोला जाएगा, इसे बोलते हैं एक टाइप से प्रस्तावना। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रस्तावना। ये प्रस्तावना है। इंट्रोडक्टरी भाषण, इंट्रोडक्टरी जो बात होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोलोग बोलते हैं। लेकिन एपिलोग होता है जो किसी चीज का कंक्लूजन होता है एक टाइप से। अगर हम कंक्लूजन में बात कर रहे हैं, यानी कि बाद में जाके बात कर रहे हैं, वो एपिलोग है। तो ये लास्ट में ही पूछ रहा है। किसी भी प्ले के लास्ट में अगर किसी एक्टर ने कुछ बोला है तो वो क्या है? एपिलोग है। और प्ले के शुरू में बोला है तो वो क्या है? प्रोलोग है। ठीक है, नहीं, ध्यान रखना। मोनोलोग में क्या होता है? एक ही बंदा पूरा भाषण देता है। जितनी भी बातें सारे के सारे कौन कहेगा? अकेला बंदा कहेगा, बाकी सब बैठ के सुनेंगे। वो है आपका मोनोलोग। और ड्यूलोग, ड्यूलोग बोल दीजिए या इसे डायलॉग बोल दीजिए, लगभग एक ही बात होती है। दो लोगों के बीच की जो बातें होती हैं उसे डायलॉग या ड्यूलॉग। ठीक है। तो एपिलॉग हल्का बहुत फर्क होता है वैसे, इसमें पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन है, एक एक्टर जो किसी प्ले के लास्ट में कुछ कहता है उसे बोलते हैं एपिलॉग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इनकॉम्पिटेंट का पूछ रहा है अपोजिट। देखो, इनकॉम्पिटेंट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, कॉम्पिटेंट वर्ड, कॉम्पिटेंट का मतलब कंपटीशन से बना है। एक ऐसा आदमी जो कंपटीशन कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जैसे तुम लोग हो, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक दूसरे से क्या कर सकते हो? कॉम्पेट कर सकते हो। तो तुम तो हो कॉम्पिटेंट। और ऐसा व्यक्ति जो कंपटीशन कर ही नहीं सकता है, वो किसी भी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बनता है, उसे बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट। मतलब कि नकारा, निकम्मा, नल्ला, इस टाइप से आप कुछ भी बोल दीजिए। अब इसका पूछ रहा है वो अपोजिट वर्ड। तो देखो, अपोजिट जो वर्ड है, इनकॉम्पिटेंट का अपोजिट सही तो होना चाहिए कॉम्पिटेंट। सही वर्ड तो ये होना चाहिए, कॉम्पिटेंट। ठीक है ना? कॉम्पिटेंट मतलब जो प्रतिस्पर्धा कर सके वो कॉम्पिटेंट होगा। और इनकॉम्पिटेंट का अपोजिट कॉम्पिटेंट यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो कौन हो सकता है? वो आदमी जो किसी भी काम को बड़ी कुशलता से करे। जैसे होपलेस तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? डेस्पिरेट, ये भी निराशा होती, ये भी नहीं हो सकता। फॉरलॉर्न भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ बच्चों ने इसे फॉरलॉर्न कर दिया, यार ऐसे ना क्या करो। फॉरलॉर्न का मीनिंग होता है उदास। डेस्पिरेट का, फॉरलॉर्न का, होपलेस, इन तीनों का लगभग एक सा मतलब होता है, उदास, निराश। तो वर्ड कौन सा जाएगा? डेक्सटरस। डेक्सटरस कौन होता है? कुशल। वो आदमी जो किसी काम को कुशलता से करे उसे बोलते हैं डेक्सटरस। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये आपको नरेशन चेंज करना है भाई। नरेशन के लिए हमेशा ध्यान रखो कैसे करें। सेड टू रामा है तो ही आस्क्ड रामा, ही प्लीडेड रामा, ही सेड टू रामा, ही रामा कम, नहीं ये तो नहीं बन सकता। इसकी तो कोई सेंस नहीं जाएगी। अब कौन सा जा सकता है चेक करना आपको। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी, दो तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आस्क के साथ दो बातें आएंगी। या तो आप कोई WH फैमिली लिखेंगे, WH फैमिली का कोई कंजंक्शन लिखेंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच। तो इसका सेंस होता है किसी से कुछ पूछना। जैसे आई आस्क्ड हिम व्हाट आर यू डूइंग, या व्हाट यू आर डूइंग, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां आस्क का मतलब पूछना हो जाएगा। और आस्क के साथ या फिर आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से कुछ कहना। ठीक है। तो उसने रामा से कहा कम विद मी, मेरे साथ चलो। ठीक है ना? तो आस्क टू प्लस वर्ब, उसने राम से चलने के लिए तो कहा है ना, तो ये ऑप्शन बन सकता है। प्लीडेड रामा टू गो विद हिम। अब देखो, टू गो विद हिम ये भी सेम लिखा है, टू गो विद हिम ये भी सही लिखा है, टू कम विद हिम ये भी सही लिखा है। अब इसमें जो ऑप्शन है, एक बच्चे ने सोचा कि सी लगा देते हैं। ही सेड रामा, के जी कम है तो कम ही हो जाएगा। देखो, रामा कम विद मी ही सेड, ये तो नहीं बन सकता क्योंकि ये सेंस बनेगी नहीं किस तरह से। टू कम को उसमें टू कम से सी ऑप्शन से जोड़ दिया कुछ बच्चों ने, लेकिन ध्यान रखो सैड नहीं आना था ना। या तो बोलते सैड टू रामा, या करते आस्क्ड रामा, कुछ तो करते। वो नहीं लिखा, तो ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि से के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है कभी भी, वहां कोई ना कोई प्रिपोजिशन आपको जरूरत होती है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, प्लीडेड और आस्क्ड। प्लीड होता है याचना करना, गिड़गिड़ाना किसी के सामने, वहां कहाँ, तो वो तो कोई सेंस है नहीं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, आस्क्ड होगा। उसने रामा से कहा मेरे साथ चलो, नॉर्मल चलने की बात उसने कही है।
अब ये गो क्यों हो गया ये हमारे हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सोच रहा है। इसलिए अपने पॉइंट को लॉजिक मत लगाना वहां पर, एग्जामिनर के पॉइंट को समझो, उससे क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इट इज हाई टाइम, ये ध्यान रखो, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी लिखा मिल जाए इट इज टाइम, या लिखा मिल जाए इट इज हाई टाइम, अगर कभी भी तुम्हें इस तरह का पॉइंट लिखा मिलता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो इसका मतलब होता है पहले ही तुम लेट हो। हिंदी में तो बोलते हैं यही समय है, जैसे कहते हैं ना यही समय है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें घर जाने में तुम पहले ही लेट हो गए हो, यानी घर तो तुम्हें पहले ही जाना था, ये सेंस समझो उसका क्या होता है। इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम, यानी घर तुम्हें पहले ही चले जाना था भाई, तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। इट इज हाई टाइम का मतलब ये होता है कि टाइम ऊपर निकला जा रहा है, तुम्हें तो घर पहले ही चले जाना था। तो इसके बाद दो बातें सेंटेंस में आएंगी, या तो आप लिखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज हाई टाइम टू गो होम, इट इज हाई टाइम टू स्टडी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहाँ पे कंजंक्शन लिखे हैं दैट और सब्जेक्ट आया है फिर यहाँ पे जैसे दैट यू, तो फिर यहाँ पर आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में बनता है। इसका मतलब होता है तुम पहले ही लेट हो, ये काम तुम्हें पहले ही करना था। जैसे इट इज हाई टाइम यू गो होम, घर तो तुम्हें चले जाना था पहले ही, तुम ऑलरेडी लेट हो, तो यू वेंट होम। इट इज हाई टाइम यू वेंट होम, काश तुम घर जाते, इट इज हाई टाइम यू वेंट होम। ठीक है ना, अगले देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या पूछ रहा है, ईडीएम पूछ रहा है इन परफेक्ट ऑर्डर। तो देखो जब भी वो ईडीएम इस तरह से पूछे तो भाई पूरा सेंटेंस पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना, पूरा सेंटेंस जितना आप पढ़ोगे उसमें उतना ही तुम्हारा टाइम जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ 25 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 10 से 15 मिनट है बस, तो वहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ पढ़ के करोगे तुम पे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा टाइम जाता रहेगा। हमें अल्टीमेटली सिर्फ इस ईडीएम का, इस वर्ड का ईडीएम बताना है, ठीक है ना। तो करेक्ट ईडीएम कौन सा है, तो एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में रखना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये होता है झगड़ा, ये झगड़ा होता है। एली एप्पल ये पता नहीं, ये एली एप्पल कुछ नहीं होता। एप्पल ऑफ वन साइड ये होता है प्यारा, एली एप्पल का कोई सेंस यहाँ पे बैठेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ जो वर्ड जाएगा ये होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित क्रम को एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, इन परफेक्ट ऑर्डर, तो भाई यही जाएगा ना, खत्म बात। अगर तुम्हें इडियम पता है तो इन परफेक्ट ऑर्डर किसका मीनिंग है, एप्पल पाई ऑर्डर का, तो आंसर मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे। तुम पूरा पढ़ रहे हो एज सून एज द प्रिंसिपल केम टू नो, तो तुम अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे हो, फिजूल की इंफॉर्मेशन से बचो। इस वर्ड का मीनिंग पूछा, क्वेश्चन हो जाएगा, एप्पल पाई ऑर्डर का क्या जाएगा, परफेक्ट ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। आगे देखो, चाइल्ड लेबर इज, इसमें दो ऑप्शन पूछे, बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछा वहां पर एग्जाम में। एक लिखा अनडाउटेडली, एक लिखा नो डाउट, ये दोनों लगभग एक ही बात है। नो डाउट मतलब इस बात में कोई शक नहीं है, अनडाउटेडली मतलब भाई साहब निसंदेह यही है, ये निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अनसर्टेन अनिश्चित, और इंडीड होता है वास्तव में। अब देखो क्या पूछ रहा है, उसने पूछा है कि यहाँ एक ब्लैंक है और इस ब्लैंक में कोई भी दो ऑप्शन भरे जा सकते हैं, पहला और तीसरा भी आ सकता है, दूसरा तीसरा आ सकता है, चौथा तीसरा आ सकता है, पहला दूसरा आ सकता है। वो कह रहा है चाइल्ड लेबर जो है, जो बच्चों के साथ जो लेबर की जाती है, चाइल्ड लेबर क्या है, इज एन एवल, ये बुराई है। तो कैसी बुराई है, निसंदेह एक बुराई है। आप कहो जी वास्तव में बुराई है, बिल्कुल सही है, इंडीड एन एवल हो सकता है, वास्तव में बुराई है, लेकिन निसंदेह भी तो आ सकता है ना। तो चौथे ऑप्शन के साथ पहला भी आ सकता है, चौथे के साथ दूसरा भी आ सकता है, वो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अनसर्टेनली कहीं आ नहीं सकता, तो जहां जहां थर्ड ऑप्शन है वो तो गलत हो गए ना, इसमें थर्ड है ये गलत। अनसर्टेनली अनिश्चित तौर पे बुराई, निश्चित नहीं, निसंदेह एक बुराई है। तो थर्ड यहाँ भी है, थर्ड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, तीन ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन जाएगा पहला और दूसरा, कि निसंदेह अनडाउटेडली बोल दो, नो डाउट बोल दो। तो चाइल्ड लेबर इज नो डाउट एनेबल और चाइल्ड लेबर इज अनडाउटेडली एनेबल, इस टाइप को ध्यान रखना। तो थर्ड नहीं आएगा, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, ये दोनों गलत है। आगे देखो नेक्स्ट, राघव हैड ए गुड फॉर स्टेज प्लेज, देखो स्टेज प्लेज है, स्टेज के ऊपर प्ले चलेगा, प्ले होता है जो नाटक वाटक करते हैं उसके लिए। तो नाटकों में जो तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं या नाटकों में जो तुम्हारे सहयोगी होते हैं, एक ट्रूप की स्पेलिंग है, एक ट्रूप की स्पेलिंग है ये, और एक होता है ये, और एक होता है ट्रिप। ट्रिप तो होती है यात्रा, ये ध्यान रखना, ट्रिप। इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए कई बार, TROPE और TROOP में, ठीक है ना। कई बच्चों ने पूछा गुरुजी इसका मतलब क्या होता है, देखो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हिंदी में तुमने सुना होगा रूपक अलंकार। अब ये रूपक अलंकार क्या है भाई, हिंदी की किताबों में उठा के देख लेना, इसे ट्रूप बोलते हैं, तो ये तो नहीं आ सकता, ट्रिप भी नहीं आ सकता। तो स्टेज टॉप पे ट्रूप, ट्रूप होती है सेना,
ये आर्मी है एक टाइप की, और ये होती है टुकड़ी, ये डांसर्स वगैरह की टुकड़ी होती है, डांसर्स की, आर्टिस्ट की जो टुकड़ी होती है उससे बोलते हैं ट्रूप। तो यहाँ वर्ड जाएगा TROUPE, तो वर्ड है सही ये ट्रूप है, ये सेना को बोलते हैं। तो आर्मी की सेना क्या है, आर्मी जो है उसे बोलते हैं ट्रूप, TROOP, और जो डांसर्स का ट्रूप है उसे बोलते हैं TROUPE, वो ट्रूप होता है, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है ना। और ये ट्रॉप है, ट्रॉप का मतलब होता है रूपक अलंकार, ये अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये तो नहीं जाएंगे ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये दो चार बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हुए हैं, कुछ का ठीक नहीं हुआ, एक दो का, तो ध्यान रखो इसमें। इसे देखिए, वो पूछ रहा है, एरर पूछ रहा है किसी भी पार्ट में हो तो हमने देखा वी एक सब्जेक्ट है, इसके साथ लिखा हार्डली, और हार्डली के साथ लिखा न्यू, वी हार्डली न्यू, और यहाँ पे लिखा नथिंग। बस यही प्रॉब्लम है, जिसको ये पॉइंट मालूम है उसका पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, जिसे मालूम नहीं है भाई वो आगे मत जाओ, पहले इस पॉइंट को समझ लो। नेगेटिव वर्ड है हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, लिटिल, फ्यू, नो सूनर, अनटिल और अनलेस। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं भाई, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो जब ये अपने आप में नेगेटिव है तो इनके साथ में नोट, नेवर, नो, नाइदर, नथिंग, ऐसे शब्द इनके साथ में नहीं आते, ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो जैसे आपने बोला ना वी हार्डली न्यू, नथिंग नहीं होगा, नथिंग का नॉर्मल करना पड़ेगा, वी हार्डली न्यू एनीथिंग। डबल नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में नहीं आएगा, नथिंग भी नेगेटिव है, हार्डली भी नेगेटिव, सिंपल क्या रहेगा, वी हार्डली न्यू एनीथिंग, हमें कुछ नहीं मालूम है। आगे पढ़ो तो अपना टाइम खोना है, आगे जो मुझे एरर मिल गई यहाँ पे तो मैं क्यों जाऊँ भाई आगे, ना मुझे ठीक करना है सेंटेंस, ये मुझे करेक्शन करना है, टिक करना, आगे बढ़ जाना है। तो क्विक रिस्पॉन्डिंग रहिए, क्विक रिस्पॉन्सिव रहिए, ठीक है ना, जल्दी से रिस्पॉन्स दो, जितना जल्दी आप क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और एरर मिली, बात खत्म हुई, इसे ठीक कैसे करें, एरर ठीक कैसे करें, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ो, नॉलेज गेन करो और एरर को फटाफट करो। एरर मिल गई, आगे अगले क्वेश्चन में पहुंच जाओ, ठीक है ना। जितना टाइम इसमें बचा लोगे ना उतने टाइम में तुम्हें हेल्प मिलेगी मैथ्स में, रीजनिंग में, इन चीज़ों में। देखो एक और एरर है, इसने कहा डिड ही से, पास्ट टेंस है, फिर आगे लिखा ही विल, जब पास्ट में पूछा तो विल कैसे आ जाएगा भाई, वुड आएगा, अब बात खत्म हो गई, एम एरर हो जाएगी। अब पढ़ो यहां तक मत पढ़ो, क्या कर सकते हैं, डिड ही से ही विल, ठीक है ना, समझ जाओगे। और ही हैज बीन प्रमोटिंग सो फॉर द पास्ट 7 years, क्लियर भाई, डिड ही से ही विल। और एरर कौन से पार्ट में है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का इसमें इसी पार्ट में एरर जाएगा। अब ईडीएम भी गलत हो सकता है, किसी भी पार्ट में एरर हो सकती है, वो चेक करें। डिड ही से ही विल नहीं होगा, वुड होगा। अब आप कहोगे जी गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है, ये अगला सेंटेंस, भाई वो अलग सेंटेंस है ये वाला, कि जी हेड क्यों नहीं बनना। देखो डिड ही से ही विल ब्रिंग द बुक टुमारो, बात खत्म हो गई यहाँ पे आके, ये नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ है, ही हैज बीन प्रॉमिसिंग सो फॉर द पास्ट 7 years, पिछले 7-8 दिन से वो तुम्हें प्रॉमिस कर रहा था। तो ये प्रेजेंट है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस एक साथ लिखे हुए यहाँ पे। तो डिड ही से ही वुड करना पड़ेगा हर हाल में। आगे देखिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, टूर, इसे टूर बोलते हैं वैसे तो वर्ड को, TOUR, इसकी स्पेलिंग ठीक है, TRIUMPH, ट्रिम्फ मतलब विजय मनाना, जब आप खुश होते हैं, ये भी ठीक है। सैंडविच, SANDWIT नहीं आता, ये गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। तो एरर जाएगी आपका कौन से पार्ट में, इस पार्ट में एरर है, इस वर्ड में एरर है, ये है SANDWICH, सैंडविच। और ये तो सबका कौन सा क्वेश्चन है, 10th 85, ये तो सभी का ठीक है। प्रोसेस भी सही है, प्रोसेस का मतलब होता है किसी काम को करना। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। एक्टिव वॉइस बड़ा आसान चीज है, वर्ब छांट लो, वर्ब कहाँ है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले वर्ब, ये लिखा विल हैव बीन कंट्रोल, तो देखो विल तो लिखा है ना, विल के साथ हैव लिखा है, तो भाई कुछ भी हो जाए इस धरती पे विल हैव नहीं बदलेगा। जैसे सेंटेंस में विल हैव आ गया,